चलिए देखिए इधर, जो अध्याय है अपना सेकंड अध्याय सेकंड है, उसका नाम है बहुपद। बहुपद इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुपद कहते किसको हैं, ये पता होना चाहिए। जब हम जो से भी लेसन स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें उसकी परिभाषा पता होना चाहिए कि आखिरकार उस लेसन का नाम बहुपद क्यों रखा गया है। तो यहाँ पर बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है कि बे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात एक ऋणात्तर पूर्णांक होती है। ऋणात्तर मतलब होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होती है। अब बीजीय व्यंजक किन्हें कहते हैं? बीजीय व्यंजक उन्हें कहते हैं कि जब कोई भी संख्या हो उसमें ABCD का कोई सा भी अक्षर लगा हो। जैसे कह दिया जाए 5a + k3 तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। जैसे कह दिया जाए 3x² + k4x + k5, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। अकेला ये लिख दिया 4x तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। समझ पा रहे हो? तो यदि बीजीय व्यंजक के चर की घात एक ऋणात्तर पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणात्तर मतलब हो धनात्मक और पूर्णांक मतलब हो पूरी संख्या। अब बात आई इसमें कि चर क्या होता है। तो चर ये होता है कि XYZ यानी ABCD का कोई सा भी अक्षर हो जाए तो उसी को बोलते हैं चर। तो इसमें जैसे देखिए x चर है ना, तो x पे पावर कितनी है? यहाँ पर 2 पावर है। और 2 कैसा कहलाएगा? ये पूर्णांक कहलाएगा कि नहीं? जस्ट पहले लेसन में पढ़ा हुआ है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी जो पूरे अंक यानी पूरी संख्या होती हैं उन्हीं को पूर्णांक कहते हैं। यानी जिस प्रकार से हम वस्तुओं को गिन लेते हैं, पूरे गिनते 1 2 3 इस प्रकार से। तो ऐसे ही इस पे देखिए, इस x पे कितनी पावर है? 1 है। तो इस पे भी एक क्या है? पूरी पावर है। इस पे देखा जाए कितनी पावर है, इसके साथ में x लगा के 0 पावर होगी। तो इस पे 0 पावर देख रहे हो तो ये भी तो एक पूर्णांक है। पूर्णांक के प्रकार में 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। एक होता है धन पूर्णांक, और दूसरा होता है शून्य पूर्णांक, तीसरा होता है ऋण पूर्णांक। तो यहाँ पर शून्य पूर्णांक भी तो पूर्णांक में आएगा, तो इसकी घात भी तो शून्य है। तो इनकी जो घात देख रहे होगे सभी की घात कैसी है? एक ऋणात्तर पूर्णांक है कि नहीं है? तो उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है कि ये क्या है? बहुपद है। जैसे इसका जो व्यापक रूप होता है क्या होता है? जैसे कोई बहुपद है px, तो px का जो स्टैंडर्ड यानी कि व्यापक रूप होता है x0 मतलब क्या होता है? कोई संख्या होगी कि जिसकी पावर क्या होगी? 0। पावर कैसी होगी? 0 प्लस के यहाँ होगा जैसे लगा हो a1 और x होगा। x मतलब 1 पावर, पहले 0 पावर, फिर इसके बाद 1 पावर, फिर इसके बाद 2 पावर हो जाएगी, फिर इसके बाद 3 पावर हो जाए, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं an × x⁴n। तो इसकी ये व्यापक रूप होता है। और ये व्यापक रूप किस तरीके से लिखा हुआ है? ये घातों के बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 0। यहाँ पर इसकी पावर x की पावर कितनी है? 1। और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर कितनी है? 3। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इनकी संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है पावरों की। तो ये पावर के बढ़ते हुए क्रम में लगे हुए। अगर इस प्रकार का है तो उसको क्या बोला जाएगा? बहुपद बोला जाएगा। समझ पा रहे हो? और बहुपद कौन नहीं हो सकता है? इनकी शर्त होती है बहुपद की। जो बहुपद नहीं होते हैं, कब नहीं होते हैं? जब क्या हो? पहली बात तो है कि जो चर की घात होगी वो क्या होगी? माइनस में नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। चर की घात ऋणात्मक हो,
अगर चर की घात ऋणात्मक है यानी माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होगा, और यदि चर की घात ऋणात्मक नहीं है तो वो बहुपद कहलाएगा। समझ पा रहे हो? और दूसरा है कि चर की घात भिन्नात्मक हो। अगर चर की घात कैसी है, भिन्नात्मक है, तब भी वो बहुपद नहीं कहा जाएगा। जैसे लिख दिया गया है 3x की पावर 1/2 प्लस के 2x की पावर 3/2 प्लस के 5। तो इनकी जो घात देख रहे हो चर की, तो चर की घात कैसी है, भिन्न के रूप में है। अगर चर की घात भिन्न के रूप में है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर इस प्रकार से यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि चर की घात कैसी हो, ऋणात्मक हो, तो कैसे मिलेगा ऋणात्मक के लिए, x की पावर -1 हो, या यहाँ पर 6 ऐसा लिख दिया जाए x की पावर -2 प्लस के 3। तो इसमें देख रहे होगे कि चर की घात कैसी है, ऋणात्मक है, और जब चर की घात ऋणात्मक है तो उसे बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद कब कहते हैं कि जब क्या हो, एक तो इसकी घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, तभी बहुपद कहेंगे। देख लीजिए जैसे कि डेफिनेशन में भी कहा गया है, और अगर ऐसा है तो उनको बहुपद नहीं कहेंगे। समझ पा रहे हो? अगर इस प्रकार से बन गया जैसे लिख दिया गया है x की पावर 3 अपॉन के x की पावर -2, ये लिखा हुआ है, पूछ लिया जाए बहुपद है कि नहीं है। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जैसे मान लो इधर है, इसकी जगह हमने 4 लिख दिया। अब पूछा जाए कि बहुपद है कि नहीं है, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक x कितने हैं, x की पावर 3 है ना, तो 3 बार लिख सकते हैं हम x को गुणा में। और यहाँ नीचे कितने हैं, 4 पावर चढ़ी हैं, तो 4 बार लिख सकते हैं। ऐसे कैंसिल हो रहे हैं, तो कितना है 5/x। क्या ये बहुपद होगा? अभी नहीं बताया जा सकता। x को कहाँ ले जाना होगा, ऊपर। तो ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर तो है 1 प्लस में, और जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर काय में हो जाए, माइनस में। तो अब ये सही रूप लिखा है। तो ये क्या होगा, इसकी पावर कैसी है, ऋणात्मक है, और जब पावर ऋणात्मक होती है तो उसको बहुपद नहीं कहते हैं। तो ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। समझ पा रहे हो? इसके बाद आता है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि किसी भी बहुपद में जब उसकी जो चर की घात होती हैं, तो चर की घातों को या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो, तो उसी को बोला जाता है मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। यानी कि बहुपद को उसके चर की घातों के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे हमने कह दिया है, जैसे बहुपद के लिए हमने इस प्रकार से लिख दिया 5 प्लस के 3x² प्लस के 7x प्लस के 8x³ ये है, तो अभी ये मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है। क्या मानक रूप में दिख रहा है? जब इसको मानक रूप में लिखा जाएगा तो मानक रूप क्या होगा इसका, px बराबर, पहले तो या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें घातों के, या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले बड़ी घात आएगी, तो उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो पहले सबसे छोटी पावर आएगी, तो उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हम यहाँ पर लगाते हैं किस रूप में, डिसेंडिंग रूप में लगाते हैं। तो सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है इसमें, x³ दिख रही है, 8x³ लिखा है, तो इसको आगे रखेंगे। फिर इसके बाद x² वाला है पद, तो यानी 3x² प्लस के है, फिर x है,
तो 7x फिर प्लस के कितने हैं 5। तो ये हो जाएगा इसका क्या स्टैंडर्ड रूप। समझ पा रहे? या इसको पलट के लिख दो, पहले ये लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। और असेंडिंग ऑर्डर में भी तो कहा जाएगा कि ये मानक रूप है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, हमने लिया कि gx बराबर लिखा है 3x प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 6x की पावर 4 प्लस के 5x की पावर 3 माइनस के 6x की पावर 6, ये लिख दिया है। और हमने पूछा कि बताइए इसका मानक रूप क्या होगा। तो मानक रूप में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा घातों के आधार पर। तो इसमें लगाइए, डिसेंडिंग में ही लगाइए। सबसे पहले बड़ी पावर कौन सी की दिख रही है, x की पावर 6, ये दिख रही ना। तो ये काय का है, माइनस का, तो चिन्ह शायद रखना है, तो आगे रखा जाएगा इसको माइनस के 6x की पावर 6। और फिर इसके बाद उससे छोटी पावर दिख रही होगी 4 वाली, तो क्या हो जाएगा प्लस के 6x की पावर 4। फिर इसके बाद 3 वाली दिख रही है प्लस के 5x क्यूब। फिर इसके बाद ये दिख रहा है प्लस के 4x स्क्वायर। फिर इसके बाद ये है 3x। तो ये क्या हो जाएगा इसका मानक रूप। कोई डाउट है? नहीं है तो इसको उतारो पहले। चलिए देखिए तो फिर इसके बाद है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद को दो आधार पर बांटा जा सकता है। किस आधार पर? दो आधार पर। पहला बांटा जा सकता है पदों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द टर्म्स। पदों की संख्या के आधार पर। और दूसरा है चर की घात के आधार पर। चर की घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स। दो टाइप से बांटा जा सकता है। पहला है पदों की संख्या के आधार पर। पद मतलब कि जो जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस के 2x, ये लिखा है कोई एक बहुपद। तो इसमें पद कैसे काउंट करते हैं, तो जितने भी ये चिन्ह दिख रहे हैं ना, जैसे प्लस माइनस, इनको गिन लो, प्लस माइनस जितने भी हों, और उसमें क्या कर दो, उनकी संख्या में एक जोड़ दो, सो पदों की संख्या पता चल जाती है। जैसे कि इसमें कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। अगर इस प्रकार से लिखा हो 3x क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5, तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, कितने होगा, तो पद इस प्रकार से गिन सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है, चिन्ह गिन लो, 1 2 3, 3 चिन्ह है ना, तो एक और जोड़ दो इसमें से, कितने होगा 4, तो पद कितने हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इतना तो जानते ही हो सभी कि पद किस प्रकार से काउंट करेंगे, तो गिन लोगे कितने हो गए, इसमें 4 हो गए। तो उसी आधार पर, इन्हीं के आधार पर इसको बांटा गया है। और इसके भी प्रकार कितने होते हैं। पहला है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद यानी कि वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल कितनी हो, 1 हो। जैसे 2x, जैसे 5 आ जाए अकेला, जैसे 3x स्क्वायर प्लस के 8x की पावर 6, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, घात नहीं देखना, पद देखना। तो इसमें देखो एक बहुपद है, तो इसकी घात कितनी है, घात नहीं देखना, लेकिन बहुपद कितने हैं इसमें, सॉरी पद कितने हैं इसमें, एक ही पद हुआ। इसमें एक पद, ए भी एक पद, ए भी है एक पद। तो जब एक पद है तो इसको क्या बोला जाएगा, एक पदीय बहुपद। दूसरा है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। द्वि मतलब 2 और पदीय में लिखा है सो मतलब पद, और पद की संख्या केवल कितनी होनी चाहिए, 2 हो। और केवल पद की संख्या 2 होगी तो उसी को बोला जाएगा द्विपदीय बहुपद। जैसे
3x² प्लस के 6, 2x की पावर 6 प्लस के 8x। देखो इसमें कितने पद हैं, 1 2, इसमें कितने पद हैं, 1 2, ऐसे ही बन जाए यहाँ 3x की पावर 7 माइनस के 7x की पावर 6। तो इसमें कितने पद हैं, 2 ही हैं। तो जब पदों की संख्या कितनी हो जाए, 2 हो केवल, तो उसको बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। इसके बाद है तीसरा टाइप होता है इसका त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, तिर मतलब हो 3, संस्कृत में तिर मतलब 3, और पदीय मतलब जिनमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बहुपद। जैसे लिखा हो 3x² प्लस के 4x प्लस के 3, जैसे यहाँ लिख दिया 7x की पावर 4 प्लस के 3x² प्लस के 7। इसके बाद लिख दिया जाए 8x की पावर 6 प्लस के 3x प्लस के 7। तो इसमें देखिएगा इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद है ना, तो त्रिपदीय बहुपद। इसके बाद इसमें देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 पद हैं। इसमें देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 पद हैं। और जब 3 पद हैं तो इसमें कौन से में आ जाएगा, ये त्रिपदीय बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा। अब ऐसे ही आ जाए इसमें चतुर्थ पदीय बहुपद, क्या आ जाए, चतुर्थ पदीय बहुपद। तो अब तो समझ ही गए होंगे कि इसमें बहुपद कितने होंगे, 4 होंगे, यानी पद कितने होंगे इसमें, 4। इसमें 4 पद होंगे, तो इसको बोल दिया जाएगा चतुर्थ पदीय बहुपद। ठीक है। अब इसके बाद आता है चरों की जो घात होती है उसके आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला होता है, इसमें है पहला होता है अगर इसकी घात क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना, तो इसको अचर बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। अचर बहुपद, अचर बहुपद मतलब कि जब घात किसकी इतनी घात कितनी हो, इसकी 0 हो। जैसे अचर संख्या जानते हो, जैसे लिख दिया जाए 1 8 10 etc, कोई भी संख्या आ जाए, XYZ नहीं लगा हो, तो ये बहुपद कहा जाएगा। बहुपद क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर इसके साथ में x लगाएं तो x की पावर 0 तो रहेगा ही सब में, और x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1, और 1 तो सबके साथ में गुणा में रहता ही रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, अचर बहुपद। समझ पा रहे हो। इसके बाद है दूसरा टाइप होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा कि जो चर की घात होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। जब चर की घात 1 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे कि 2x अकेला हो, जैसे लिख दिया जाए 7x प्लस के 4, लिख दिया जाए 3x माइनस के 8। अब चर की घात के आधार पर देख रहे हैं तो इसमें हमें ये नहीं देखना है कि इसकी क्या है इसमें पद कितने हैं, हमें तो ये देखना है कि इसके चर की घात कितनी है। घात कितनी है, इसकी घात देखिए 1 है, इसकी घात देखिए 1 है, इसकी घात भी देखिए 1 है, एक एक घात आ रही ना, तो इसको किस में ले लिया जाएगा, कौन से में है ये, रैखिक बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप जो होता है px बराबर यहाँ होता है ex प्लस के b। समझ पा रहे हो, e और b संख्या है, x क्या है, एक चर है, तो इसका व्यापक रूप इस रूप का होता है। ओके। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर आता है, अब यहाँ पर 0 पावर थी, यहाँ पर 1 पावर, अब इसके बाद कितनी पावर आएगी, 2 आएगी ना, और 2 पावर वाले को बोला जाता है द्विघात बहुपद। ठीक है। और द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं, जिसमें चर की घात कितनी होती है, 2 होती है। जैसे 2x², जैसे लिख दिया जाए 3x² प्लस के 4, जैसे लिख दिया जाए 6x² प्लस के 3x प्लस के 4 etc। पद नहीं देखना है, घात देखना है। देखो इसमें तो पद एक ही है लेकिन घात 2 है, तो द्विघात में आ रहा है। इसमें कितनी घात है, 2 है,
पद भले ही 2 हैं, पद पे हमें जाना ही नहीं है, हम कौन के आधार पर पढ़ रहे हैं, घात के आधार। तो इसकी कितनी घात है 2, इसकी कितनी घात है 2 घात, अधिकतम पावर देखते हैं ना, तो इसकी घात कितनी हो गई 2। तो जब भी बहुपद की घात कितनी, चर की घात कितनी हो जाए 2 हो जाए, तो उसको कौन सा बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है व्यापक रूप, यानी व्यापक रूप जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। px बराबर क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c, इस रूप का लिखा होगा। अगर क्वेश्चन इसे इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि द्विघात बहुपद में, आवाज नहीं, ऐसा ही पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, अधिकतम कितने पद हो सकते हैं। इसमें देखो अधिकतम इतने तो लिख सकते हैं, कितने पद हैं 1 2 3, तो अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते कि नहीं हो सकते, समझ पा रहा है कि नहीं। अगर कह दिया जाए रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, व्यापक रूप देखो इसका कितने हैं, अधिकतम 2 ही पद होंगे, उससे कम तो जरूर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। समझ पा रहे, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और बनते भी हैं, हालांकि हाई स्कूल में ना पूछे जाए, कंपटीशन में जरूर बनते हैं इस प्रकार के, तो ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाए चौथा टाइप है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, अब तिर मतलब 3, घातीय मतलब घात है, जिसकी घात है क्या हो 3 हो, तो त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। जैसे कि 4x³ जैसे आ जाए 3x² प्लस x³ प्लस के 4x², जैसे आ जाए 4x³ प्लस के 4x प्लस के 5, जैसे आ जाए 3x³ प्लस के 2x माइनस के 3x² प्लस के 7 etc। आ सकते ना इस प्रकार से, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसका जो व्यापक रूप होगा, तो व्यापक रूप क्या बनेगा, इसका व्यापक रूप px बराबर यहाँ हो सकता है ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d, और इसमें पूछा जा सके कि इसमें कितने अधिकतम पद हो सकते हैं। तो देखो कितने अधिकतम 1 2 3 4, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इतने में कोई डाउट है। इनके अलावा भी एक और होता है जिसको बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद, देख लीजिए था शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, शून्य बहुपद उसे कहते हैं कि वो बहुपद जिसका गुणांक क्या हो, जिसके प्रत्येक चर का गुणांक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिसके प्रत्येक चर का गुणांक 0 हो, जिसके प्रत्येक चर का गुणांक कैसा हो, 0 हो, उसे क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। जैसे एग्जाम्पल हेतु, जैसे लिखा हो 0x², जैसे लिखा हो 0x³ प्लस के 0x, जैसे लिखा हो 0x³ प्लस के 0x² माइनस के 0x, इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार के लिखे हो। तो इनको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा ना। और जब 0 बन रहा है तो 0 को हिंदी में शून्य कहते हैं, और इसलिए कौन सा बहुपद कहा जाएगा, शून्य बहुपद कहा जाएगा। कोई डाउट है अभी भी नहीं है तो इतना उतार लो जल्दी से। तो अध्याय 2 यानी बहुपद में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, हम बहुपद के बारे में पढ़ चुके थे, बहुपद के प्रकार के बारे में क्या क्या होते हैं। अब उनके जो प्रकार होते हैं उनको हम अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे उसमें अपने 2 प्रकार से बांटा था, एक तो पदों की संख्या के आधार पर बांटा था और एक बांटा था हमने चर की घात के आधार पर। तो पहले हम देखेंगे जो पदों की संख्या के आधार पर होते हैं, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर जो पहला बहुपद होता है उसको बोलते हैं एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं कि वह बहुपद जिसमें केवल कितना पद हो, केवल एक पद हो।
यानी कि वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, जिसमें केवल एक पद होता है। जैसे एग्जाम्पल है तो जैसे कह दिया जाए 5x, या अकेला ऐसा कह दिया जाए 4x², अकेला कह दिया जाए 6, अकेला इस प्रकार से कह दिया जाए 7x⁻7 etc। तो इनमें पद कितने हैं? इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, तो ये सभी को क्या बोला जाएगा कि ये एक पदीय बहुपद हैं। इसके बाद होता है दूसरा टाइप था इसी का, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, तो यहाँ पर जैसा नाम है वैसे ही इसकी डेफिनेशन ही बन जाती है। द्वि मतलब होता है दो, जिसमें दो पद होते हैं उसको क्या कहते हैं? द्विपदीय बहुपद। यानी कि वह बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हेतु जैसे हमने कह दिया 5x + 7, कितने पद हैं? एक, दो पद हैं इसमें। इसके बाद कह दिया 7x² + 6x, कितने पद हैं? दो पद हैं। ऐसा हो सकता है 6x⁻6 + x⁻3, इसमें भी कितने पद हैं? दो ही पद। तो अगर इस प्रकार का आ जाता है दो पद हो जिसमें, तो उसको बोलेंगे द्विपदीय बहुपद इत्यादि। इसी प्रकार की आ सकते हैं। इसके बाद होता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद उसे बोलते हैं जिसमें कितने पद होंगे? तीन पद। तिर मतलब होता है तीन, यानी कि एक ऐसा बहुपद, यानी वह बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं, जिसमें केवल तीन पद होते हैं। अगर तीन पद आ जाएं तो उस बहुपद को क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद है। जैसे एग्जाम्पल हेतु 7x² + 3x + 8, इसमें कितने पद हैं? एक, दो, तीन पद हैं, तो इसको बोला जाएगा क्या है? ये त्रिपदीय बहुपद है। ऐसे आ जाए 6x³ + 2x + 7, इस प्रकार से भी। और आ जाए 8x⁴ + x³ + 7x², तो ये भी क्या है? एक त्रिपदीय बहुपद है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है? तीन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स = 3। सो इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद। ऐसे ही आते जाएंगे चतुर्थ पदीय बहुपद, तो उसमें पद कितने होंगे? चार होंगे। ऐसे ही पंचम पदीय बहुपद आ जाए या पंच पदीय बहुपद आ जाए तो उसमें कितने होंगे? इसमें पद होंगे? पाँच होंगे। ऐसे ही षष्ठ आ जाए तो षष्ठ पदीय हो जाए तो 6 हो जाएंगे, उसमें सप्तपदीय हो जाए तो 7 हो जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे हो जाएं तो सीधा सीधा उसको बोल देते हैं कि बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पूछा जाएगा, 4-5 तक पूछा जाएगा और बाकी नहीं पूछे जाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वैसे आ जाए तो जैसे संस्कृत में गिनती आती है, अगर उसमें कह दिया जाए तो उस हिसाब से देख लेंगे कितने हैं। जैसे षष्ठ मतलब 6, सप्त मतलब 7, इस प्रकार से आते जाते हैं। अष्ट मतलब 8, इस प्रकार से इसमें ये आते जाएंगे। सो पता चलता जाए कितने इसमें क्या है? पद हैं, उस हिसाब से बहुपद का नाम होता जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे चर की घात के आधार पर, तो इसको उतारो पहले। देखिए अब इसके बाद है चर की घात के आधार पर। तो चर की घात के आधार पर जैसा कि टेबल में पढ़ा था, सबसे पहले आया था, क्या आया था? अचर बहुपद। पहला आया था अचर बहुपद। अचर बहुपद उसे कहते हैं जिसकी जो चर की घात हो वो क्या हो? शून्य हो। यानी कि वह बहुपद जिसके चर की घात क्या हो? शून्य हो। शून्य मतलब 0 हो। जैसे कह दिया जाए 7, 8,
कोई भी गिनती आ जाए वो क्या है, अचर बहुपद है। जैसे कि लिख दिया जाए 8x⁻0, तो ये भी क्या है, अचर बहुपद ही कहा जाएगा, क्योंकि x⁻0 है ना। तो यहाँ पर ये सूत्र होता है x⁻0 का मान होता है 1। किसी भी संख्या की पावर में यदि हम 0 लगा दें तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे कि बैंक में जाओ, बैंक में तुम्हें मान लीजिए 10,000 रुपये निकालना है, और यदि 10,000 रुपये में तुमने क्या कर दिया, इसकी पावर 0 लगा दी और भर दिया, तो बैंक वाला जो कैशियर होगा वो कितने रुपए देगा तुम्हें, 1 रुपये देगा। वो कितना देगा, 1। तो ध्यान रखना है कि ऐसी गलती करना नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या पर चाहे तो कितने भी बड़ी संख्या हो, अगर उस पर हम 0 पावर लगा देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के हो सकते हैं कोई भी संख्या, उनको क्या बोल देंगे हम, अचर हैं, ETC। इसके बाद यहाँ पर कितनी घात है, शून्य। अब शून्य के बाद गिनती में क्या आता है, 1 आता है। तो एक घात जिसकी हो तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी कि वह बहुपद जिसके चर की घात 1 होती है, 1 होती है। जिसके चर की घात कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो उसी को क्या बोल दिया जाएगा कि वो रैखिक बहुपद है। और इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, इसका व्यापक रूप यानी कि इसी रूप का होगा और किसी रूप का हो ही नहीं सकता है। अगर मान लीजिए हम कोई चर ले लेंगे x, तो x के लिए किस रूप का होगा, ax प्लस के b के रूप का। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम y ले लेंगे तो y के रूप में होगा, इधर चर क्या माना जाएगा, y, ऐसे हो जाएगा py प्लस ay प्लस के b। तो ध्यान देना है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, बस हमें ये देखना है कि इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और ये जो साथ में a और b लगे हुए हैं ये तो हैं गुणांक। क्या क्या है, गुणांक, यानी गुणा में कोई ना कोई संख्या लगी होगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर t वाला पद होता, t एक यहाँ पर चर ले लिया जाता, तो यहाँ पर pt बराबर क्या लिखते, at प्लस के बी। जिस प्रकार का हम चर लेंगे उसी के हिसाब का तो बनाएंगे रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर हमने x वाला लिया तो यहाँ ax प्लस b बन गया। इसमें किस प्रकार से बनेगा, जैसे आ जाए 7x, इस पे कितनी पावर है, x पे 1 पावर है। इस प्रकार से आ जाए 3y प्लस के 2, y पे कितनी पावर है, 1 पावर है। तो ये भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है। इसके बाद आ जाए 7x माइनस के 3, इस पे भी कितनी पावर है, 1 ही पावर है। इसके बाद ये आ जाए 2x माइनस के 3y, ये आ जाए, तो इस पे भी कितनी पावर है, 1 ही पावर। लेकिन यहाँ पर जो बहुपद है रैखिक बहुपद, इसमें कितने चर आ गए, 2 चर। तो इसको क्या बोला जाएगा, 2 चर वाला रैखिक बहुपद। इसमें कितने चर हो गए, 2। इसमें कितने चर हैं, 1 ही। और जब इसमें 1 चर है तो इसको बोला जाएगा 1 चर वाला रैखिक बहुपद। इसमें 2 चर हैं तो इसको 2 चर वाला रैखिक बहुपद। लेकिन घात क्या है इसकी, 1 ही 1 है, तो इसकी घात क्या बोली जाएगी कि इसकी 1 है। कोई डाउट इतने में, इत्यादि। अब इसके बाद यहाँ पर हो गई थी घात 0, फिर हो गई 1, अब गिनती में क्या आएगा, 2। अब गिनती में 2 आए तो जिसकी घात क्या होगी, चर की घात 2 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी कि वह बहुपद जिसके चर की घात कितनी हो, 2 हो या 2 होती है। इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप
अगर हम मान लें कि उसमें चर कौन सा है, एक्स है, तो इसके लिए क्या बनेगा, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये बनेगा। इसमें जो ए बी सी दिख रहे हैं ये क्या है, गुणांक है, और चर क्या है इसमें, एक्स है। तो यानी कि चर एक्स के रूप में जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसके बाद जैसे कि इसमें एग्जाम्पल बन सकते हैं, आ जाए 3x स्क्वायर, केवल इतना ही, तो इसमें भी तो कितनी पावर है, 2 है ना चर पे, तो इसको भी बोला जाएगा क्या है, द्विघात बहुपद। इसके बाद ऐसा आ जाए 2x स्क्वायर प्लस के 4x, ये भी तो क्या है, इसकी घात भी तो 2 है, तो इसको भी क्या बोला जाएगा कि ये द्विघात बहुपद है। अगर ऐसा आ जाए 7x स्क्वायर प्लस के 3, तो इसमें भी तो है 2 घात है ना, इत्यादि। अगर इसमें पूछा जाए कि अधिकतम पद कितने हो सकते हैं द्विघात बहुपद में, तो अधिकतम पद कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं ना। देखिए 1 2 3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम भले हो सकते हैं। जैसे देखने को मिल रहा होगा यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और ले लेंगे तो 3 बन जाएगा, ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे बोलते हैं, वह बहुपद जिसके चर की घात कितनी हो जाए, 3 हो जाए। वह बहुपद जिसके चर की घात 3 होती है, उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप अगर कोई हम चल ले लें x, तो पी एक्स बराबर बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। तो इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम टर्म्स हो सकते हैं 4, यानी कि अधिकतम जो इसमें जो पद आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। और इसकी जो घात देख रहे होगे तो इसकी घात कितनी है चर की, 3, तो इसलिए इसको बोला गया है कि ये त्रिघात बहुपद है। जैसे एग्जाम्पल में आ जाए 4x क्यूब, अकेला ये आ जाए, जैसे आ जाए 3x क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर, इतना सा आ जाए। ऐसा भी हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस के 7, ऐसा भी हो सकता है 5x क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 7, इस प्रकार से आ सकता है। तो इस हिसाब से पहचान सकते हो कि कौन सा बहुपद है। तो यहाँ तक हमें पढ़ना है, केवल जो अपने अध्याय में है हमें केवल कहाँ तक ही पढ़ना है, त्रिघात बहुपद तक ही। इसके बाद आने के लिए चतुर्थघात बहुपद आएगा, इसके बाद पंचघात बहुपद आएगा, है ना। लेकिन जो सिलेबस में है, सिलेबस में केवल त्रिघात बहुपद तक ही है। लेकिन हम पहचान तो सकते हैं। पहचान कैसे सकते हैं, उनकी घातों को देखकर, उनकी जितनी घात होगी उस हिसाब से उसका क्या नाम रख दिया जाएगा। लेकिन जो हम इनका ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन केवल रैखिक बहुपद का करेंगे, द्विघात का करेंगे और त्रिघात का, बस, ठीक है। उतारो इतना। देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पर बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ मतलब होता है कि जब हम अभी इसके जस्ट पहले या 9th में, जो 9th में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में तो उन्हीं को जो दर्शाते हैं अंकों को, तो जो अंक होते हैं रेखा के हो या किसी वक्र के हो, तो वो क्या होते हैं, वो उनके शून्यक होते हैं। जो भी एक्स अक्ष, अगर मान लीजिए कि एक्स में दिया गया है बहुपद, तो एक्स अक्ष को काटेगा,
y में दिया गया होगा तो y अक्ष को काटेगा। तो वही देखना है कि इसके जो शून्य का है तो केवल आकृति बना दी जाए। तो हम कैसे पता करें कि उसके शून्य कितने होंगे, ये देखना है हमें। जैसे पहला था अपने पास रैखिक बहुपद घात के आधार पर, था क्या नहीं। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप था अपने पास px बराबर क्या था, ax प्लस के b। इसमें कितनी घात है, तो जिसकी जितनी घात होती है अधिकतम उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पावर है x की, तो इसके शून्यक कितने निकलेंगे, एक ही निकलेगा इसका शून्यक। अगर ले लिया जाए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c होता है। तो इसकी अधिकतम पावर कितनी है, इसमें 2 है ना घात, तो इसके जो शून्यक निकलेंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। जिसकी जितनी घात होगी उसके उतने शून्यक निकलेंगे। अगर त्रिघात बहुपद आ जाता है तो उसके कितने शून्यक निकलेंगे, 3। जैसे इनका वक्र तो हम खींच सकते हैं, जैसे इसका खींच लिया जाए, कोई एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे यहाँ पर ए ले लिया हमने 2x प्लस के 3, px बराबर ले लिया हमने 2x प्लस 3, ये हो गया। अगर हम इसका शून्यक निकालेंगे तो इसके बराबर में हमें क्या रखना पड़ेगा, शून्य रखना पड़ेगा। शून्यक ही उसी को बोलते हैं कि जो बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो यहाँ पर px बराबर क्या रखेंगे, शून्यक के लिए 0 रखेंगे, और px की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस के 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, माइनस के 3/2 आ जाएगी। अगर हम इसका वक्र खींचें तो इस हिसाब से खींचेगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, तो y की कितनी रहेगी, 0 रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 है, यहाँ 2 है। 3/2 को मतलब बोलते हैं क्या, 1.5, 1.5। और ये माइनस में है तो इस तरफ लिया जाएगा, -1 -2, तो इधर होगा लगभग, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और ये रेखा जो खींच रहे हैं और इसमें एक और बिंदु निकालना होगा, तो इस हिसाब से रेखा खिंच जाएगी। और y का मान यहाँ पर 3 जोड़ रहे हैं px, तो इस हिसाब से खिंच जाएगी, कि नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमें पता चल जाएगा x की वैल्यू तो ये आ गई, और px की वैल्यू क्या रहेगी, अगर हम इसमें रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगी, उसकी 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बिंदु मिला हमें, तो यहाँ से एक रेखा गुजरेगी, और ये रेखा जो गुजर रही है, और इसका जो बिंदु हमें मिला, ये मिला -3/2, 0, क्योंकि y की वैल्यू इधर तो 0 है, क्योंकि x अक्ष पे है। तो इस रेखा को देखो, ये रेखा x अक्ष को कितने जगह काट रही है, x अक्ष को कितनी जगह काट रही, एक ही जगह काट रही ना। तो इसका शून्यक कितना होगा, शून्यक की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रही है, एक जगह ही काट रही है। अगर द्विघात बहुपद में अगर इस प्रकार से ले लिया जाए, ये बना दिया जाए चित्र इस प्रकार से, या ऐसा ले लो जो मूल बिंदु से होकर जाता हो, ये बना दिया जाए, ठीक है। ये जो बनाया है इसका इक्वेशन होता है y² बराबर 4ax। तो कहा तो ये द्विघात ही जाएगा, भले इसमें 2 इसमें चर हो गए। कितनी घात है इसकी, 2, तो इसको क्या बोला जाएगा, द्विघात बहुपद। अब हालांकि ये बराबर लगा तो समीकरण में भी आ जाएगा, लेकिन हमें इनका शून्यक निकालना है, तो इस प्रकार से बन जाएगा क्या, यहाँ पर y² माइनस के 4ax बराबर 0। अब तो इसको इस तरफ वाले को बहुपद बोल दिया जाएगा, और इसका हम जब शून्यक निकालेंगे तो बराबर में शून्य रखना होगा। तो इसका जो वक्र खींचेंगे इस हिसाब से खींचेगा,
खींचेगा कि नहीं? तो इसमें अलग अलग हो गया बहुपद है, इसमें देखो दो चर हो गए ना अलग अलग, तो इसमें चरों के मान अलग अलग आएंगे। y के मान कितने आएंगे? 2 आएंगे, आएंगे कि नहीं? एक तो इस तरफ आएगा प्लस में, एक आएगा माइनस में। अगर जैसे द्विघात बहुपद के लिए कोई वक्र इस प्रकार खींच दिया जाए तो इसका समीकरण बनेगा कुछ, और x अक्ष पे देखिए, x अक्ष पे कितनी जगह काट रहे हैं, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 जगह काट रहे हैं। तो हमें चित्र को देख के ही बताना है कि ये कितनी जगह काट रहे हैं, तो इनके शून्य कितने होंगे। तो वही है एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है 2a में, प्रश्नावली 2a में। जो प्रश्नावली 2a है तो उसमें हेडिंग डली है कि किसी बहुपद f(x) के लिए, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर है f(x) के ग्राफ दिए गए हैं, के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इस प्रकार से y अक्ष है, a x अक्ष है, और ये रेखा खींच दी गई इस प्रकार से। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें इस प्रकार से बना हुआ है। ये तो जानते हो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसके बाद है तीसरा वाला क्वेश्चन, इन्होंने बना के दिया है इस प्रकार से। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस की नेगेटिव ये दिशा है और ये y एक्सिस की नेगेटिव दिशा है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है, इस प्रकार बना दिया गया, x एक्सिस y एक्सिस। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसमें हमें ये देखना है इधर कि जो बहुपद दिया गया है वो कौन सा है? f(x) है। तो किसके चर की इसमें चर क्या माना जाएगा? x माना जाएगा ना, क्योंकि f(x) लिखा तो x चर होगा। जैसे कि अभी हमने जस्ट पहले बताया है px बराबर लिखा था ना, तो उसमें चर क्या लिया था हमने? x लिया था। ऐसे यहाँ f(x) है तो चर क्या होगा? इसमें x होगा। तो हमें क्या देखना है कि जो वक्र हैं या जो रेखाएं खींची गई हैं तो वो देखेंगे कि x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहे हैं, और x अक्ष पर जितनी जगह काटेंगे वो उतने ही उससे क्या हो जाएंगे? शून्यकों की संख्या आ जाएगी। जैसे कि ये वाली जो रेखा है, इस अक्ष को, x अक्ष को कितनी जगह काट रही है? एक जगह काट रही है, तो शून्यक की संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ शून्यक की संख्या बराबर 1। अब इसको देखिए, x अक्ष पे काट रही है कि नहीं काट रही? x अक्ष पे तो ये काट ही नहीं रही। जो वक्र खींचा गया है वो x अक्ष को तो काट ही नहीं रहा है, और जब x अक्ष को नहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य रहेगी। पता ही नहीं, बिल्कुल होगी नहीं, क्योंकि x पे है ही नहीं, वो तो x अक्ष का काट ही नहीं पा रहा है। वो तो x अक्ष को नहीं काट पा रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। शून्य की संख्या बराबर 0। इसको देखेंगे तो इसमें शून्यकों की संख्या देखिए, इसमें x अक्ष की कितनी जगह काट रहा है? x अक्ष a है ना, तो
एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है ये वक्र? एक जगह। तो इसका जो शून्यकों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? एक आ जाएगी। ऐसे इसको देखेंगे तो शून्य कितने आएंगे इसमें? शून्यकों की संख्या। हाँ खड़े हो जाओ ऋषिका, तुम्हें बताना है जल्दी से। हाँ बताइए, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। क्यों होगी 2? क्योंकि ए एक्स अक्ष को 2 जगह काट रहा है। तो इस देखो ए वाला वक्र खिंचा हुआ है, तो एक्स अक्ष तो ए है ना, तो ए वाले जो वक्र है एक जगह तो यहाँ काट रहा है, एक जगह इधर काट रहा है, एक्स अक्ष को काट रहा है। और जब एक्स अक्ष को इधर दोनों जगह काट रहा है तो कितने बार काट रहा है एक्स अक्ष को? 2 बार। तो शून्य कितने हो जाएंगे? 2। इस हिसाब से कर सकते हो, कर लोगे ना। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें लगभग 9 क्वेश्चन है। तो जो 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो पहले इनको कर